प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम गणित के चौथे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। मतलब कि इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ करना है और उसका उपयोग हम रियल लाइफ में किस प्रकार से करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमें देखना है और जानना है। अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब है जिसकी सबसे बड़ी घात दो हो। मतलब ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात दो हो। ठीक है। आपने चैप्टर दूसरे में बहुपद पढ़ा हुआ है, नाइन्थ में भी बहुपद पढ़ा था, है ना। तो बहुपद के कई प्रकार भी आपने देखे थे। उसी में से एक छोटा सा प्रकार जिसको बराबर जीरो हम दिखाते हैं और वो बन जाता है हमारा द्विघात समीकरण। जैसे कि उदाहरण में अगर हम ले लें 2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। जैसे ही इक्वल टू जीरो लगा तो ये बहुपद नहीं रह जाता है। क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा समीकरण। अब हमने जीरो हटा दिया तो ये क्या है हमारा? ये है बहुपद। इसी बहुपद को हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे भाई? इसको जब हम समीकरण में लिखेंगे तो ये समीकरण इस प्रकार से लिखा जाएगा। 2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। इस बहुपद को हमने किस में बदल दिया? समीकरण में। और इस पूरे बहुपद में जो चर राशि है माने यक्स है, उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? दो। और दो ही होनी चाहिए, ये भी बात आपको जानना है। सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में एक समीकरण हम और लिखेंगे। 2x³ प्लस 2x² प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें जो चर राशि है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, इसमें चर की सबसे बड़ी घात दो है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। एक एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूँ। 2x² प्लस 5 इक्वल टू जीरो। बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि यक्स है उसकी सबसे बड़ी घात दो है। ठीक है। इस तरीके से हम इसको पहचानते हैं कि हमारा बहुपद समीकरण में जो बदल चुका है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब हम द्विघात बहुपद का मानक रूप देखेंगे। ठीक है। हालांकि यहाँ पर बहुपद नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था हमारा समीकरण। तो हम इसको सुधारते हैं और यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो मानक रूप क्या होगा हमारा? ax² प्लस bx प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, x² का जो गुणांक है a, x² से गुणा करने वाला अंक a, ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके? जीरो के। क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर होगा तो जीरो से गुणा होगा, और जैसे जीरो से गुणा होगा तो x² आपका शून्य बन जाएगा और बचेगा क्या हमारा? bx प्लस सी, जो कि जिसकी सबसे बड़ी घात दो नहीं रह जाएगी। अच्छा, एक बार हम a बराबर जीरो रख के चेक कर लेते हैं क्या ये बात सही है। तो देखो, जीरो गुणे x² करोगे, a बराबर क्या रख रहा हूँ मैं? जीरो। ठीक है। तो जीरो गुणे x² प्लस bx प्लस सी बराबर जीरो।
तो जीरो से गुणा कराओगे किसी भी चीज़ में तो वो जीरो हो जाएगा, बचेगा हमारा बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो इसमें जो चर राशि यक्स है हमारा, क्या ये चर राशि, इस चर राशि की जो सबसे बड़ी घात है दो है? नहीं है। सबसे बड़ी घात दो नहीं है, एक है। इसलिए हम इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि ए का मान बराबर नहीं होना चाहिए किसके? जीरो के। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। ओके। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी द्विघात समीकरण लिखे हुए हैं ये सभी कुछ इसी रूप में लिखे गए हैं। देखो, इसको अगर मैं इसके नीचे लिख दूँ, 2x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, इस चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया। देखो, x² है, x² है, a यहाँ पर था, यहाँ पर क्या है? 2 है। यहाँ पर जो a b c लिखा हुआ है, क्या लिखा है? a b c, ये सभी वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, 1/2 4/3, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो ये सारी संख्याएं इस प्रकार से हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ए बी और सी ये क्या है? संख्याएं हैं। यक्स क्या है? यक्स हमारा चर राशि है जो बदलेगा, मतलब हर प्रश्न में बदल जाएगा। किसी प्रश्न में यक्स का मान 3 और 4, किसी प्रश्न में यक्स का मान 7 8, या किसी प्रश्न में कुछ और आएगा, रहेगा यक्स ही, लेकिन उसके मान जो निकल के आएंगे वो अलग अलग आएंगे। इसीलिए इसको कहते हैं चर राशि, क्योंकि चर राशि चलता है, चलने का मतलब वो बदलता रहता है। लेकिन जो साथ में संख्याएं हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, इस प्रश्न में अगर 2 है, अगले प्रश्न में अगर यही चीज 2 के रूप में लिखा है तो 2 ही होगा, है ना? अगर 3 लिखा है तो ये चीज नहीं है, वो दूसरा कुछ हो गया। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं। आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण हल करने की विधि। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि द्विघात समीकरण होते क्या हैं और उनको हम पहचानेंगे कैसे। सबसे बड़ी घात हमारी x² होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और समझ लो, इसको भी हमने कहा कि भाई ये भी दो घात समीकरण है, तो इसको भी मैं लिखता हूँ 2x² प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मैच कराओ, देखो मिल रहा है क्या इससे? इसको बीच में इरेज कर देता हूँ। इससे इसको इससे मैच कराओ, देखो x² ए के स्थान पर 2, मतलब ए का मान 2 हो गया। x है तो इसमें x कहीं दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा। c है, हाँ c क्या है? पूरी तरीके से एक संख्या है, पूरी तरीके से एक संख्या। वास्तव में यहाँ देखा जाए तो इसमें भी यक्स छिपा है, लेकिन जो बी का मान है वो शून्य है। कैसे? इसी चीज को मैं दूसरे रूप में लिख रहा हूँ। देखो, 2x² प्लस 0 × x प्लस 5 बराबर 0। 2x² प्लस प्लस बी के स्थान पर 0, x प्लस प्लस सी के स्थान पर 5। अब 0 से जैसे ही गुणा कराओगे पूरा क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको इसीलिए नहीं लिखा गया क्योंकि ये क्या हो गया हमारा? 0। तो 2x² प्लस 5। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये भी हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। सबसे जरूरी क्या है? ये जो ए है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। बी अथवा सी, बी और सी ये 0 हो सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। दो घात समीकरण हल करने की विधि। देखो, दो घात समीकरण हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका यूज क्या है इसे भी हमें जानना जरूरी है। तो रियल लाइफ में इसका किस प्रकार से हम यूज करते हैं? जैसे कि मान लो आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, आप इंजीनियर बन गए हैं या कुछ भी,
इंजीनियर नहीं भी हैं, आपके घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है या मान लो कोई कमरा बन रहा है और कमरे की लंबाई और चौड़ाई डिसाइड करनी है कुछ इस प्रकार से। अ, ठीक है, एक प्रश्न के माध्यम से मैं इस चीज़ को बताऊंगा। एक कमरे का जो फर्श है उसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर का होना चाहिए। क्षेत्रफल की बात हमने करा है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आप अपनी किताब को ओपन करो, जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर देखो आकृति 4.1 बना हुआ है और उसी के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक हो। कक्षा की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? अब इस स्थिति को हमें सॉल्व करने के लिए दो घात समीकरण आना चाहिए, है ना। हमें दो घात समीकरण आना चाहिए। अब मैं जो रूम का एग्जांपल ले रहा था, ये ट्रस्ट के स्थान पर मैं रूम कह देता, ट्रस्ट के स्थान पर मैं खेल का मैदान कह देता, ट्रस्ट के स्थान पर आप जिस बेड पर लेटते हो उस पर जो गद्दा बिछा रहे हो उसके लिए कह देता, या आप जो बेड बनवाने जा रहे हो उसकी लंबाई चौड़ाई की बात करा जा सकता था, है ना। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का यूज होता है। और पहले ही एक्सरसाइज में जो दूसरा प्रश्न है उसके कुछ खंड हैं, उनके माध्यम से तुम और अच्छे से समझ पाओगे कि द्विघात समीकरण का यूज किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि भाई द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल करेंगे। तो पहली विधि हमारी क्या है? गुणनखंड विधि। दूसरी विधि क्या होगी? द्विघाती सूत्र। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो द्विघात समीकरण हल करने की विधि, है ना। तो सबसे पहली विधि गुणनखंड विधि और दूसरी जो विधि होगी हमारी वो है दूसरी जो विधि है वो है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र जो इसमें सीधाचार्य सूत्र देखा जाएगा। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम सबसे पहले इसका डिस्कशन करेंगे, गुणनखंड विधि कैसे यूज किया जाता है और गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल करते हैं। दूसरा अध्याय जिसमें हमने बहुपद पढ़ा था उसमें ठीक है, एक इक्वेशन हमारे सामने लिखा हुआ है, समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0। इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अच्छा, दूसरे अध्याय में जिसका नाम है बहुपद, बहुपद वाले चैप्टर में आपने द्विघात बहुपद को हल किया है। बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं एक बार साइड करता हूँ।
और इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा हुआ है, 2, प्लस में 2 है तो 2 हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, +3, तो 3 हो गया। इन दोनों का हमें कराना है गुणा, मतलब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इन दोनों का गुणा कराओ, जितना आए उसको कुछ इस प्रकार से तोड़ो ताकि जोड़ने अथवा घटाने पर -5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। 3 दूनी 6 आ जाए। तो गुणा हमने किया, 3 दूनी 6 आ गया। इस 6 को हम कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि जोड़ें अथवा घटाएं, दोनों में से कोई एक काम करें जिससे -5 आ जाए। तो 2 × 3, 2 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6, 2 तिहाई 6, गुणा तो आ रहा है। अब इन्हीं दोनों को जोड़ के देख लो, 2 × 3, 3 × 2 = 5 आ गया। 5 किस में आया है, हमारा प्लस में आया, हमें चाहिए था किस में, माइनस में, इसलिए ये वैलिड नहीं होगा। हम घटा के देख लेते हैं, 2 - 3, है ना, इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए। 2 - 3 तो -1, जो कि यहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं है -1 का, मतलब ये वाला जो मेथड था ये हमारे लिए सही साबित नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसी 2 और 3 को कुछ दूसरे रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने तोड़ दिया -2 और -3, इन दोनों का जब हम गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 2 तिहाई 6, माइनस और माइनस का गुणा होके प्लस में हो जाता है, मतलब +6 लाना था, 3 दूनी 6, +6 लाना था, +6 आ गया। इन दोनों संख्याओं को जोड़ के देख लो, -2 धन -3 बराबर -2, प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है, धन ऋण ऋण 3, -2 -3 माने -5, तो -5 ही हमें चाहिए था। तो इसका मतलब ये वाला जो मेथड रहा ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो -2 और -3, इसी में इसको हम तोड़ देंगे। 2x² -2x, ठीक है, उसके बाद -3x, 3 यहाँ से 2 यहाँ से, ठीक है, x था तो x। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये इसके बराबर ही होगा। -2x में -3x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -5x, मतलब -2x उधार, मतलब 2x उधार में था, 3x और उधार हो गया, तो टोटल कितने, 5 हो गए, वो भी उधार में, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, +3 बराबर 0, ये हो गया। अब शुरुआत के 2 पद और बाकी बचे 2 पद, इनमें देखना है क्या कॉमन मिल रहा है। 2x² है, मतलब x गुणे x है, तो एक x यहाँ मिल जाएगा, 2x यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो इन दोनों पदों में हमें कॉमन क्या मिलेगा, 2x। तो 2 जा चुका है, एक x जा चुका है, एक x बचेगा, माइनस बचेगा क्योंकि ये प्लस में है बाहर। 2x पूरा पूरा जा चुका है, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, -1, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, इसमें आप ध्यान से देखोगे, 3 यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, 3 यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा। तो जब यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो यहाँ एक बचेगा, वो भी प्लस में, जबकि इस ब्रैकेट में जो आ रहा है वही अगले ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो मतलब कि प्लस में नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, तो इसलिए हम माइनस चिन्ह भी कॉमन लेंगे। तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन हो गया, 3 भी कॉमन ले लो, 3 भी कॉमन हो गया। यहाँ पर माइनस जा चुका है तो ये प्लस बचेगा, 3 जा चुका है तो अकेले एक्स बच रहा है, ये प्लस है, इस प्लस में से माइनस गया है बाहर। ये प्लस कब बना होगा, जब 2 माइनस का गुणा हुआ होगा, माइनस माइनस मिलके क्या बनाए होंगे, प्लस। तो एक माइनस बाहर जा चुका है और एक माइनस अंदर रह जाएगा, 3 है, ये भी कॉमन हो चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, ठीक है, बराबर 0। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये हमने सही किया है, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। तो -3 का गुणा अंदर करा के देख लो, माइनस प्लस माइनस 3 का गुणा x में, 3x, 3x, माइनस माइनस प्लस, 3 एक कम
3, इसका मतलब सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे इस पूरे में देखो x-1 इसमें भी है जो कि गुणा कर रहा है, x-1 इसमें भी है जो कि 3 से गुणा कर रहा है। तो इन दोनों पदों में से x-1 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इस पूरे पद में से x-1 कॉमन आ चुका है, तो यहाँ क्या बचा हमारा 2x, क्या बचा 2x, ये तो बाहर जा चुका है, -3 ये भी कॉमन हो चुका है, तो ये हो गया इस तरीके से बराबर 0। अब एक बार हमें लेना है x-1 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद लेना है 2x-3 बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, -1 को बराबर के उधर करोगे तो +1 में आ जाएगा, तो x का एक मान आ गया +1। यहाँ से देखो इसको उधर कर दो, प्लस में 2 गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो x का दूसरा मान आ गया 3/2, 3 बटा कितना 2। तो इस प्रकार से x के 2 मान निकल के आ गए। अब दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर इसको हमने 0 के बराबर क्यों ले लिया, 0 के बराबर क्यों ले लिया। हालांकि इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया है, अगर आपको याद होगा तो फिर भी एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ बच्चे उस दिन क्लास में आए नहीं थे, तो उनके लिए ठीक रहेगा। तो देखो, दो चीज़ों का गुणा हो रहा है, x-1 का और 2x-3, इन दोनों का गुणा हो रहा है और रिजल्ट क्या आ रहा है 0। 0 रिजल्ट तभी संभव है जब या तो ये वाला पूरा 0 के बराबर हो, या तो अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इसे 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो 0 में किसी चीज़ से गुणा होकर 0 बनाएगा, 0 में किसी चीज़ से गुणा होकर तभी तो 0 बनेगा। तो एक बार मान लिया जा रहा है भाई, अगर ये 0 रहा होगा, मान लें कि ए वाला पूरा पद 0 रहा होगा, तो इससे गुणा करके 0 बना होगा, तो इसलिए हमने कहा x-1 बराबर 0, ये बात हो गई। फिर हम कह रहे हैं अच्छा मान लो ये वाला ना रहा हो, ये वाला पद 0 रहा हो, तो इसको हमने बना लिया बराबर 0। और अगर इन दोनों गुणनखंडों में से, जैसे कि अगर हम आपसे कहें a गुणे b बराबर 0 आएगा कब, अब इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जो कि 0 के बराबर है, तभी तो उससे गुणा होगा। मान लो ए 0 रहा होगा, बी 3 रहा होगा, 0 का गुणा 3 से कराओगे तो 0 आएगा। या बी कुछ भी कर दो, 0 के अलावा कोई भी संख्या कर दो, ए को 0 रखो, तो इक्वल टू क्या आएगा 0 ही आएगा। इसीलिए ए बराबर हम 0 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इन दोनों पदों में ए वाली चीज़ जो है 0 के बराबर दिखाया गया। अब यही चीज़ बी के लिए ले लिया जाए कि भाई ए गुणे बी है जो कि बराबर 0 है, तो एक ए का कोई भी एक निश्चित मान होगा, 2 4 6 8 10 जो कुछ भी हो, चलो मान ही रख देता हूँ मैं, मान लेता हूँ ए का मान 8 है, लेकिन बी इस बार 0 है, तभी बराबर 0 आएगा। एक दोनों में से कोई एक 0 होना ही चाहिए। इस स्थिति में बी बराबर क्या होगा 0, तो बी बराबर इस स्थिति में 0 लिया गया है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा द्विघातीय सूत्र। किसी सूत्र के द्वारा हम कैसे जो है द्विघात समीकरण को हल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो इक्वेशन हमने क्या लिया था, वही इक्वेशन यहाँ से उठा के हम वहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी हो गया, इधर ला के इसको क्या करना है पेस्ट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, देखो ये इसका मान हमने जो निकाला था x का, एक मान तो हमारा आया है 1 और दूसरा आया है 3/2।
एक आया है और दूसरा आया है 3/2। ये दो मान निकल के आएंगे। दो मान क्यों आएंगे? क्योंकि जो चर राशि है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। ठीक है, अब सूत्र से हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ सूत्र क्या है। हम यक्स का मान निकाल रहे हैं, तो यक्स का मान निकालने का सूत्र क्या होता है? अच्छा तो सूत्र के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। ठीक है, देखो हमारे पास एक जो सामान्य द्विघात समीकरण था वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो, जहाँ पे ए बराबर नहीं है जीरो के। इतना आप जानते हो। अब यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है। एक्स के कितने मान आने वाले हैं? 2। तो सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी क्या है? यक्स का गुणांक है। यहाँ पर बी क्या होगा? यक्स का गुणांक होगा। ए क्या है? यक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, यहाँ पर ए क्या होगा? 2 हो जाएगा। सी क्या है? अचर राशि जो कि बी एक्स के बाद आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ए बी और सी के मान इसमें रख के हम इस समीकरण के दोनों हल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। इस पूरे समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करने पर तुलना करने पर तो देखो एक्स स्क्वायर इसको छोड़ देना है। ए के स्थान पर कितना है? 2। तो ए बराबर कितना हो गया भाई? 2 हो गया। ठीक है, एक्स एक्स प्लस में बी है, यहाँ पर माइनस में 5 है, तो मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई? -5। यहाँ पर देखो सी प्लस में है, यहाँ पर सी के स्थान पर 3 है जो कि प्लस में है, मतलब सी बराबर 3 हो गया। ये मान तुम्हारे पास आ गए ए बी और सी के। इन्हीं मानों को हम श्रीधराचार्य सूत्र जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें रख के यक्स के दोनों मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखोगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से सूत्र से ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से ये हो गया। अब सूत्र एक बार लिख लो। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो x का मान हमें यहाँ से ज्ञात होगा। माइनस लगाएंगे बी का मान कितना है? -5 है। तो माइनस तो ये सूत्र वाला हो गया, और v का जो मान है वो -5 में है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे भाई -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। बी कितना है? -5 है, और इसका हम क्या करने वाले हैं? स्क्वायर। ठीक है, -4 ए का मान है 2, सी का मान है 3। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है 2 × ए का मान कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, ओके। अब आगे सॉल्व करते हैं। ए हम क्या कर रहे हैं? यक्स के मान निकाल रहे हैं। तो यक्स बराबर माइनस में माइनस का गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा? +5 माने 5। आगे है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस
ठीक है। उसके बाद अंडर रूट है हमारा -5 का स्क्वायर, माने -5 गुणे -5, तो माइनस माइनस का गुणा कराओगे प्लस हो जाएगा, और 5×5 = 25। इसमें सारी संख्याएं प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। गुणा कराओगे तो 4×2 = 8, 8×3 = 24, कितना आ गया भाई 24, डिवाइड बाई 2×2 = 4, 2×2 = 4, तो यक्स बराबर 5 ± अंडर रूट 25 में से 24 गया, कितना आ गया 1 आ गया, +4, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि यक्स के 2 मान आने चाहिए, क्योंकि समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसमें 2 मान कैसे निकल के आएगा। तो एक बार तुम्हें प्लस में चीज़ें लेनी है और फिर माइनस में लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसको जब हम थोड़ा सा और हल करेंगे तो 5 प्लस माइनस 1×1, एक एक कम 1, तब भी तो एक ही हुआ, तो एक सेट बन रहा है तो बाहर आ जाएगा, मतलब एक बाहर आ गया है, इस प्रकार से। चलो, धन चिन्ह लेने पर अब प्लस वाला लेकर कर लो, एक्स का मान निकाल लो। एक्स बराबर 5 धन 1/4, 5 1 कितना हो गया 6/4, तो 2 से कट जाएगा, 2×3 = 6, 2×2 = 4, तो देखो यक्स का एक मान 3/2 आया था, श्रीधराचार्य से भी यक्स का एक मान कितना आ गया हमारा 3/2, ठीक है। अच्छा, अब हम लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर एक चीज़ ध्यान रखना, दूसरा मान हमारा 1 है, ठीक है। ओके, चलो ऋण चिन्ह लेके देख लेते हैं भाई। यक्स बराबर 5 - 1/4, यक्स का मान यहाँ पर है, एक बार हमने प्लस लिया, अब हम माइनस लेंगे, तो 5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 4/4, 4 एकम 4, माने 1/1 बराबर 1, एक्स बराबर कितना आ गया 1, ये आ गया, और एक्स बराबर 3/2 यहाँ पे आ गया, या तो इसको हम यहाँ पर एक्स लिखते हैं, एक्स बराबर 3/2। इस प्रकार से श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करके भी हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो एक शब्द आता है विविक्तकर, क्या नाम है इसका, विविक्तकर। ये विविक्तकर क्या बताएगा, विविक्तकर ये बताएगा कि जो यक्स का मान हम निकालेंगे वो हमारा धनात्मक आने वाला है, ऋणात्मक आने वाला है, या कुछ और, धनात्मक ऋणात्मक या कुछ और, क्या कुछ और भी संभव है सर। हाँ बिल्कुल संभव है। ऐसा कैसे संभव है, इसके बारे में भी हमें बताइए सर। तो ठीक है, देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, श्रीधराचार्य का सूत्र, जो कि एक द्विघात समीकरण से यक्स के मान को निकालता है, ज्ञात करवाने में मदद करता है। तो सूत्र क्या है हमारा, हमारा सूत्र है, जब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाई 2a, ये हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र है। यहीं से हम एक्स का मान निकालते हैं। अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू तुम देख रहे हो b² -4ac, ये वैल्यू सिर्फ इतनी, इसी को हम विविक्तकर कहेंगे। क्या कहेंगे, विविक्तकर कहेंगे। इस विविक्तकर को कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे भाई,
कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसी सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, इसी सूत्र को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी सूत्र को इस प्रकार, मतलब डी किसके बराबर है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं सूत्र को लिख देता हूँ, टी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी बराबर हमने क्या लिख दिया भाई? -4ac। ये हमारा विविक्त कर का सूत्र बन गया है। अब इससे सर हम जानेंगे क्या? तो सुनो, इससे तुम क्या जानोगे। इसमें प्रश्न बनता है कि द्विघात समीकरण दे देगा, पूछेगा जो यक्स का मान निकल के आएगा, क्या दोनों मान अलग अलग होंगे, जैसे इसके पहले वाले में आया था, अभी भी जो एग्जाम्पल हमने लिया है। कुछ स्थितियां ऐसे भी आती हैं कि यक्स के दोनों मान एक ही जैसा होता है, मतलब यक्स बराबर 2 और अगला जो यक्स का मान आएगा वो भी यक्स बराबर 2। इस प्रकार से भी आ जा सकता आता है। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको हल करोगे तो उसका कोई वास्तविक मान आएगा ही नहीं, उसका कोई वास्तविक मान आएगा ही नहीं। तो सर ये सब कैसे हम पता करेंगे कि किसका क्या होगा? उसी के लिए इस चीज़ को हमें पढ़ना है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों को आप भूल जाओ, सिर्फ हम इस पर बात करने वाले हैं। सिर्फ हम किस पर बात करेंगे? इस पर, या तो इस पर बात कर लेते हैं, ये चीज़ें दोनों एक ही हैं, तो इस पर मैं बात करता हूँ। ध्यान से सुनना बात हो। कल्पना करो कि जो डी का मान है ये माइनस में आ जाए, डी बराबर -2 आ गया। तुमने बी स्क्वायर का मान रखा, ए का मान रखा, सी का मान रखा, 4 से गुणा कराया, फिर इसमें से कुछ घटाया, तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है डी के स्थान पर कितना आ गया? -2। इसका मतलब इसका रूप कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। अब ए बी का जो भी मान रहेगा वो सेकेंडरी मैटर है, बट अंडर रूट के अंदर क्या आ गया हमारा? माइनस में वैल्यू आ गई। तो अब याद करो, तुमको हमने बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस की वैल्यू आ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि ये जो पूरा मान है वो काल्पनिक हो गया। अंडर रूट के अंदर कोई भी मान अगर माइनस में है, अगर माइनस में है, अगर माइनस में है, अगर माइनस में है, तो ये सारे मान कैसे हो जाते हैं? काल्पनिक। कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक। अब काल्पनिक मान में तुम कुछ भी जोड़ दो, 5 जोड़ दो काल्पनिक मान में, मतलब समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल दो, काल्पनिक है, कल्पनाओं में चल रहा है, उसी में हमने थोड़ा सा जोड़ दिया, तो वो भी चीज़ क्या हो जाएगा? काल्पनिक ही हो जाएगा। उसमें से थोड़ा सा तुम घटा दो, कल्पनाओं में से थोड़ा सा कम कर दो, तब भी क्या रहेगा? कल्पना ही रहेगा। ठीक है, कल्पनाओं में थोड़ा सा कुछ भाग वाग कर दो किसी चीज़ से, तब भी क्या रहेगा? काल्पनिक ही रहेगा। ये वही बात हो गई कि समुद्र में एक एक बाल्टी पानी डाल दो, मतलब थोड़ा सा हमने जोड़ दिया, तो भी वो समुद्र ही है। समुद्र से हमने 2 बाल्टी पानी निकाल लिया, तो भी वो समुद्र ही है। समुद्र में हमने 2 बाल्टी से भाग दे दिया, तब भी वो समुद्र ही है। उसके अस्तित्व में कोई परिवर्तन देखने को हमें नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत ही विशाल है। इसी प्रकार से ये पूरा मान हमारा काल्पनिक हो गया। तो काल्पनिक में कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा दो, तो चीज़ें क्या रहेंगी? काल्पनिक होंगी। कुछ भी भाग दे दो तो क्या रहेगा? काल्पनिक ही रहेगा। आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब सुनो, इन बातों से निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जो डी का मान है, अच्छा, डी का मान माइनस में कब होगा? जब जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा? ये बताओ। इधर बढ़ोगे तो जीरो से बड़ा हो रहा है, इधर जाओगे तो जीरो से छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब डी का मान छोटा होना चाहिए, किससे? जीरो से। अगर हल करते करते डी का मान जीरो से छोटा आ गया, मतलब माइनस की वैल्यूज आ गई,
तो डी माइनस में हो जाएगा, और जैसे ही डी माइनस में होगा तो यक्स का जो मान है वो किस में बदल जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। समझ गए? कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक, यक्स का मान कैसा हो जाएगा भाई, काल्पनिक मान हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। मूल माने हल। इसको हम और क्या कह सकते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ गए? डी का मान जो कि यहाँ पर है, ये सूत्र हम किस लिए यूज कर रहे हैं, द्विघात समीकरण के यक्स के मान को हल करने के लिए। और अगर अंडर रूट के अंदर की वैल्यू माइनस में आ गई, जिसको हम डी कह रहे हैं, डी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, विविक्तकर कहते हैं। विविक्तकर का मान अगर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि जो यक्स का मान निकल के आएगा वो कैसा आएगा, काल्पनिक आएगा। मतलब कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जो चीज़ काल्पनिक है वो वास्तव, उसको वास्तविक कहा जा सकता है। विरोधाभास है एक दूसरे का, काल्पनिक और वास्तविक ये दोनों एक दूसरे का विरोधाभास है। इसका मतलब वास्तविक मूल नहीं है। पहली चीज़ समझ गए? ये पहला निष्कर्ष निकल के आ गया यहाँ से। अच्छा, अब हम दूसरे निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि भाई जब d छोटा होगा जीरो से, मतलब d का मान माइनस में हो जाए, तब ऐसा होगा। कल्पना करो कि d का मान, कोई ऐसा सवाल हमें मिल गया जिसमें d का जो मान था वो जीरो के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। तो उस समय माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जीरो हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 2a। तो जीरो अंडर रूट के अंदर जीरो है तो वो जीरो के ही बराबर होगा, क्योंकि जीरो गुणे जीरो करोगे जीरो ही रहेगा। तो फाइनल जो आंसर बनेगा माइनस बी प्लस माइनस जीरो बटा 2a। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे, माइनस बी, एक बार जीरो को जोड़ना है, एक बार जीरो जीरो को इसके साथ घटाना है, क्योंकि एक बार प्लस चिन्ह लोगे और एक बार माइनस चिन्ह लोगे, दोनों चिन्ह लोगे ना, क्योंकि धन लेने पर ऋण लेने पर। जब धन जीरो करोगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, जीरो जोड़ने पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो बी अपान 2a। और जब ऋण चिन्ह लोगे तब क्या निकल के आएगा, जब ऋण चिन्ह ले लोगे इसका तो माइनस जीरो बटा 2a। तो जीरो घटाने पर भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बी अपान 2a। ठीक है, देखो धन लेने पर भी वही मान आ रहा है, ऋण लेने पर भी वही मान आ रहा है। मतलब जब d का मान शून्य हो जाएगा तो अंडर रूट के अंदर की पूरी वैल्यू शून्य हो जाती है। जब शून्य हो जाती है, शून्य को किसी भी चीज़ से जोड़ दो, किसी भी चीज़ से घटा दो, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है। अब कहोगे सर भाग भी तो हो रहा है, भाग इस पूरे से हो रहा है, लेकिन जुड़ेगा तो पहले इसी से ना, जुड़ेगा उसके बाद भाग होगा। तो जब बी के स्थान पे मान लो 5 रखा है, तो 5 में शून्य जोड़ दो तब 5 रहेगा, 5 में से शून्य घटा दो तब भी 5 रहेगा। तो 5 बटे कुछ करोगे तो एक ही निश्चित मान आएगा, और घटाने के बाद भी कुछ करोगे तब भी निश्चित मान ही निकल के आएंगे। अर्थात डी बराबर जब शून्य आएगा तो जो यक्स के मान निकल के आएंगे वो दोनों एक समान ही निकल के आएगा। मतलब समझ गए? फिर से समझो, d का मान शून्य हुआ, ये पूरा मान तुम्हारा शून्य हो जाएगा। शून्य को एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे, कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। इसका मान तुम्हारा माइनस बी अपान 2a ही रहेगा। तो इसका मतलब प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह दोनों ही स्थिति में यक्स का जो मान निकल के आएगा वो एक समान होगा। बात समझ गए? अब यहाँ पर कोई संख्या होगी तुम्हारे प्रश्न में, 3 4, तो 3/4 दूनी यार 3/8, 3/8 में जीरो जोड़ दो तब भी वही, जीरो घटा दो तब भी वही, तो मतलब वैल्यू हमारी एक जैसी रहेगी। इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष जो निकल के आ गया कि d बराबर शून्य रखने पर दोनों बराबर मूल होंगे।
दोनों मूल, मूल माने एक्स का मान, दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को तुम समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, फिर वहाँ से देखो। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे हमारा अंडर रूट डी था। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, इन्हें हटा दिया गया। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक तो आ गया भाई कि डी का मान जीरो से छोटा होगा, मतलब माइनस में होगा तो अंडर रूट के अंदर माइनस हो जाएगा, तो सारी चीज़ें काल्पनिक हो जाएंगी। दूसरा डी का मान जीरो के बराबर हो गया, मतलब डी का मान जब जीरो के बराबर होगा तो जीरो को जोड़ोगे माइनस बी में, जीरो को घटाओगे माइनस बी से, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों स्थितियों में मान एक जैसा ही रहेगा। पहली चीज। अब एक मिनट, संख्या रेखा पर देख लेते हैं भाई। जीरो था और इधर क्या था, -1 -2, इधर क्या था, +1 +2। हमने कहा कि जीरो से छोटी वैल्यू लेने पर, इधर वाली वैल्यू, ये पहली स्थिति हो गई। फिर हमने कहा भाई जीरो, जब डी का मान जीरो हो जाए। अब हम कहेंगे जब डी का मान जीरो से बड़ा हो जाए, मतलब +1 आ जाए, +2 आ जाए, +3 4 5 6 7 8, कुछ भी इस प्रकार से आ जाए, तब क्या होगा, मतलब डी का मान बड़ा होना चाहिए जीरो से। देखो, जिधर बड़ा सा मुंह खुलेगा वो चीज़ बड़ी होगी, और जिधर मुंह छोटा होगा या बंद होगा वो चीज़ छोटी होगी। तो मुंह इधर खुला हुआ है तो डी बड़ा हो गया। ठीक है, इस ट्रिक से इसको ध्यान में रखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज होते हो तो थोड़ा ध्यान में रखना इसको। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि डी का मान बड़ा होना चाहिए किससे, जीरो से। डी बड़ा है जीरो से, तीसरी स्थिति को मैं देख रहा हूँ, डी बड़ा है जीरो से। चलो, -b प्लस माइनस, डी बड़ा है किससे, जीरो से। माइनस होता तो काल्पनिक हो जाएगा। अब जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ी वैल्यू माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। जीरो भी नहीं है, जीरो से बड़ा है, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या 1.5 होगा, 1.8 होगा, मतलब फाइनली ये समझो कि जीरो से बड़ा है। तो जीरो से बड़ी वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। मान लेता हूँ मैं 2 रख दिया, और यहाँ पर 2a। ठीक है, अब एक बार तुम -b में से √2 को घटाओगे तो कुछ मान निकल के आएगा, और -b में से, सॉरी, यहाँ पर जोड़ोगे, -b प्लस √2, एक दूसरे को जोड़ के 2a से भाग दोगे तो एक मान निकल के आएगा। फिर -b माइनस √2 और 2a, तो इस कंडीशन में इस बार कोई अलग मान निकल के आएगा। कारण, क्योंकि ये एक वैल्यू है, जैसे कि 5 है, 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, लेकिन 5 में जब 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। दोनों स्थितियों में मान बदल रहे हैं ना, जोड़ने पर भी घटाने पर भी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, √2 को जब जोड़ोगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, √2 को जब घटाओगे तो दूसरी वैल्यू आएगी। तो सर ये जो भाग किया जा रहा है, भाग भाग जो किया जा रहा है वो एक समान मान से किया जा रहा है। 2a से भाग यहाँ पर भी हो रहा है, 2a से भाग यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, एक जैसी चीज़ों से भाग हो रहा है, इसलिए जहाँ परिवर्तन हो रहा है वहाँ पर हम ध्यान देंगे कि परिवर्तन की वजह से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे कि मान लो अ, इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से, इस 2 के स्थान पर मैं ले लेता हूँ 4, माने 4, क्या ले लूँगा इस बार, 4। चलो भाई 4 ले लिया, तो अंडर रूट से जब 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाता है हमारा,
2, अंडर रूट से जब 4 बाहर आता है तो 2 × 2 करोगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो इस पूरे मान में 2 जोड़ोगे और इस पूरे मान में 2 घटाओगे तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, स्वाभाविक है आएंगी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तो 2 भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, 2 भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। किसी किसी किताब में यही चीज़ लिखा रहेगा 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। हाँ भैया, वास्तविक ही प्राप्त होंगे। काल्पनिक को तो हम सीधा सीधा काल्पनिक लिख के साइड में कर देंगे, लेकिन जो भिन्न भिन्न है वो वास्तविक ही प्राप्त होंगे, क्योंकि ये संख्याएं कैसी हैं, वास्तविक है, काल्पनिक संख्याएं नहीं हैं। ये अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यूज नहीं है। आई होप ये जो निष्कर्ष सामने निकल के आया है इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, ओके। अब प्रश्न कैसे बनेगा, इस चीज़ को मैं कॉमन, अच्छा 1 मिनट, इसके बगल वाली स्लाइड में देखता हूँ यहाँ पर। ये उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले हमने लिया था और इन उदाहरणों को सॉल्व करके इनके एक्स के मान को हमने निकाला था। अब मान लीजिए एक्स का मान हमने अभी तक निकाला नहीं है ना। और एक्स का मान जब हमने निकाला नहीं है और हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई ये एक इक्वेशन द्विघात समीकरण दिया गया है, आप बताओ इसका विविक्तकर क्या होगा। विविक्तकर माने डी का मान बताइए, और यह भी बताइए कि इसके जो मूल निकल के आएंगे, इसके जो हल निकल के आएंगे वो कैसे होंगे। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, काल्पनिक होगा, अलग अलग होगा, बराबर। तीन ही स्थिति बन सकता है, एक तो काल्पनिक, दोनों मूल बराबर हो जाएंगे, या दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे। क्या स्थिति है मूलों के प्रति, मूलों की प्रकृति कैसी है, इस चीज़ को आप ज्ञात करो। मतलब मूल की प्रकृति, मूलों की, दो मूल होंगे ना, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी बताओ। इन दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले डी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को पूरा हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2, ए बराबर कितना हो गया 2, बी बराबर कितना हो गया -5, ठीक है। सी बराबर कितना होगा 3 होगा, ठीक। अब डी का मान पूछ रहा है, तो डी का मान हमें पता है श्रीधरा 4 में जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू होती है उसी को हम डी का मान कहते हैं, जो कि b² - 4ac होता है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है -5, और इसका कर दो स्क्वायर, -4। ए की वैल्यू कितनी है 2, और सी की वैल्यू कितनी है 3। 5 पचम 25, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार लिखोगे -5 गुणे -5, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 गुणे 5 25 हो गया, -4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, बराबर कितना निकल के आ गया 1। डी का मान कैसा आ गया भाई 1 आ गया। इसका मतलब डी बराबर है 1 से, तो 1 के, तो डी 0 से बड़ा हुआ, डी 0 से बड़ा होगा तभी तो 1 के बराबर है। इसका मतलब हो गया अतः डी बड़ा है 0 से। जब डी 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। अब पीछे वाले स्लाइड में जाके देख लो, यहाँ पर जो हमें दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त हुए हैं, देखो यही है, दोनों अलग अलग हैं, एक जैसे तो नहीं है, काल्पनिक तो नहीं है, नहीं है, दोनों अलग अलग मान है। तो ये चीज़ हम पता करेंगे। तो प्रकृति कैसी है, दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे, यहाँ लिख दोगे 2
भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। और डी का मान कितना निकल के आ गया है, 1, जो कि ये डी बराबर इतना हो गया। मूलों की प्रकृति यहाँ से तुम देख के बता दो कि भाई मूलों की प्रकृति ये चीज़ आ गई। ठीक है, आई होप आप इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और उस वीडियो में तुम और अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे और अभ्यास करके सीखोगे। उस मैंने प्रश्नावली में आप अभ्यास करके सीखोगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज करो।